कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी खामोश दस्तक होती है जो हमें बताती है कि अब खुद को बदलने का समय आ गया है। स्वागत है वाइजर बुक्स पर, जहां हर किताब एक दरवाजा है और हर सार सीख आपकी सोच को नई ऊंचाई देता है। यहां हम पन्नों में छुपी उन ताकतों को उजागर करते हैं जो दिल को हिम्मत और दिमाग को दिशा देती है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए बना है। हाँ, हम उन कहानियों और विचारों को खोलते हैं जिनमें आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता छिपी है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की सीख। शहर की भीड़ के बीच, जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में लगा था, वहीं एक लड़का था, आरव रत्नाकर। बाहर से वह साधारण था, एक छोटे दफ्तर में काम करने वाला, लेकिन अंदर से उसके मन में आग थी, पावर की आग। उसे बचपन से सिखाया गया था कि मेहनत करने वाला जीतता है, पर जिंदगी ने सिखाया कि मेहनत करने वाले को अक्सर पहचान भी नहीं मिलती। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी मायने रखती है। आरव ने देखा था कि उसके ऑफिस का मैनेजर कृष्ण मेहरा हर बार दूसरों के काम का क्रेडिट ले जाता था और फिर भी सबके सामने मुस्कुराता रहता था। आरव उससे नफरत करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कृष्ण वही कर रहा था जो दुनिया करती है, पावर को प्रोटेक्ट करना और उसे बढ़ाना। एक दिन लंच टाइम पर आरव पार्क में बैठा था। उसके पास एक पुरानी किताब थी। कवर पर लिखा था द 48 लॉज ऑफ पावर। वह किसी पुराने बुक सेलर से मिली थी। पहले उसने सोचा था कि यह भी कोई सेल्फ हेल्प किताब होगी, पर जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि यह किताब सिर्फ शब्द नहीं, एक हथियार है। उस दिन आरव ने अपने आप से वादा किया, अब वह सिर्फ अच्छा इंसान नहीं रहेगा, अब वह स्मार्ट और खतरनाक इंसान बनेगा जो दूसरों की चाल समझे और अपनी चाल चले। धीरे धीरे उसने सीखा कि अगर तुम किसी जगह पर पावर हासिल करना चाहते हो तो पहला नियम है नेवर आउटशाइन द मास्टर। आरव को यह बात दिमाग में घूमती रही। वह समझ गया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपने बॉस को डराना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित महसूस कराना है। अगले कुछ हफ्तों में उसने अपनी रणनीति शुरू की। अब वह कृष्ण की हर बात पर सिर हिलाता, उसकी हर डिसीजन की तारीफ करता। जो भी काम उसे दिया जाता वह ऐसा दिखाता जैसे वो सिर्फ कृष्ण की वजह से सीख रहा है। धीरे धीरे कृष्ण को उसमें भरोसा होने लगा। आरव को वो मीटिंग्स में बुलाने लगा जहां बाकी लोगों को एंट्री तक नहीं थी। पर आरव का असली खेल अब शुरू हुआ। वह बैठकों में कुछ छोटी छोटी बातें कहता जो कृष्ण के दिमाग में डाउट बो देती, लेकिन इस तरह कि लगे जैसे वह सिर्फ मदद करना चाहता है। एक दिन एक बड़े प्रोजेक्ट पर डिस्कशन चल रहा था। कृष्ण ने अपनी यूजुअल कॉन्फिडेंट टोन में कहा, आई थिंक वी शुड गो विथ प्लान ए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यस सर, प्लान ए अच्छा है, बस एक छोटी सी बात सोची थी। अगर क्लाइंट ने बजट बढ़ाया तो प्लान बी थोड़ा ज्यादा सेफ रहेगा। बाकी सबने सिर हिलाया। कृष्ण ने सोचा कि यह तो बस एक सजेशन है, पर अगले हफ्ते क्लाइंट ने वाकई प्लान बी की मांग कर दी। तब सबने कहा, आरव ने तो पहले ही कहा था। कृष्ण के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सिकुड़ी। आरव ने झुककर कहा, सर, आप विजनरी हैं, आपने ही मुझे ऐसा सोचना सिखाया। यही था उसका खेल। पावर को सामने वाले के हाथ में दिखाओ, पर कंट्रोल अपने पास रखो। धीरे धीरे आरव हर लेयर में घुसता गया। वह हर किसी से दोस्ताना व्यवहार रखता, किसी से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति की कमजोरी को ध्यान से नोट करता। कोई गॉसिप करता तो वो बस मुस्कुरा देता, पर दिमाग में रख लेता कि कौन किस पर भरोसा नहीं करता। कभी कभी उसे गिल्ट होता, क्या वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर उसे किताब की लाइन याद आती, पावर इज एमोरल। ये अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उपयोग करने का तरीका बदलता है। फिर एक दिन मौका आया, कंपनी का रीजनल हेड पद खाली हुआ। सबको लगा कृष्ण को प्रमोशन मिलेगा। आरव ने भी यही दिखाया कि वो पूरी तरह कृष्ण के साथ है। उसने प्रेजेंटेशन बनाते समय कहा, सर, ये रिपोर्ट मैं आपके नाम से तैयार कर देता हूं, आप बस अप्रूव कर दीजिए। पर इस बार उसने सटल ट्रैप बिछाया। रिपोर्ट में उसने कुछ ऐसे नंबर्स रखे जो फ्यूचर में गलत साबित होने वाले थे, और साथ में बैकअप रिपोर्ट भी बनाई जो सही डेटा पर आधारित थी, लेकिन अपने नाम से। जब मीटिंग हुई, कृष्ण ने वही गलत रिपोर्ट दिखाई। बोर्ड ने पहले तारीफ की, लेकिन कुछ हफ्तों में जब डेटा उल्टा निकला, सबकी उंगलियां कृष्ण पर उठी। आरव ने धीरे से वो बैकअप रिपोर्ट निकाली, बोला, सर ने मुझे ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट बनाने को कहा था, शायद ये काम आ जाए। बोर्ड ने तुरंत उसे जीनियस कहा। कृष्ण को समझ आया कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। कुछ महीनों बाद
वही कुर्सी आरव के पास थी और सब उसे सर कहकर बुलाते थे। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। पावर पाने से ज्यादा मुश्किल नहीं उसे संभालना। अब आरव के आसपास वही लोग थे जो पहले कृष्ण के आसपास थे। वही मुस्कुराहटें, वही चुपचाप नजरें। वह जानता था कि हर कोई कुछ न कुछ सोच रहा है। उसे एहसास हुआ कि जो चाल उसने खेली थी वही चालें अब उस पर खेली जा सकती हैं। कभी कभी देर रात वो ऑफिस में अकेला बैठकर सोचता, क्या वो सच में जीत गया है या बस एक और चेस पीस बन गया है। एक दिन कंपनी में नई इंटर्न आई, रिया नंदन। वो भोली लगती थी पर उसमें एक अजीब आत्मविश्वास था। पहले दिन से ही उसने बाकी इंटर्न्स की तरह डर नहीं दिखाया। आरव ने उसे देखा और भीतर से उसे एक हल्की बेचैनी महसूस हुई। वो वही ऊर्जा थी जो किसी खिलाड़ी को महसूस होती है जब सामने कोई नया खिलाड़ी आता है, जो चाल समझता भी है और छिपाता भी है। रिया ने कुछ हफ्तों में सबका ध्यान खींच लिया। उसकी रिपोर्ट सटीक थी, उसकी बातों में क्लैरिटी थी। एक बार मीटिंग में उसने कामली कहा, सर, अगर हम ये प्लान चेंज करें तो हमें कॉस्ट में एडवांटेज मिल सकता है। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी आवाज उठी, ये लड़की खेल समझती है। और दोनों के बीच एक अनकही चालें शुरू हो गईं। रिया हर बार ऐसा करती कि उसका आइडिया आरव के विजन जैसा लगे, पर अंदर से वो अपनी पहचान बना रही थी। और ये बात आरव को भीतर से डिस्टर्ब कर रही थी, जैसे उसने किसी अपने ही रिफ्लेक्शन को देखा हो। वो बार बार किताब की एक और लॉ याद करता, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। क्या रिया उसका दोस्त थी या नया प्रतिद्वंदी? धीरे धीरे ऑफिस में अफवाहें फैलने लगीं कि रिया को सीधा हेड ऑफिस से नोटिस मिल रहा है, कि शायद उसे किसी नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिलेगा। आरव को गुस्सा भी आया और डर भी। उसने खुद को कहा, मैंने पावर के सारे रूल्स पढ़े हैं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। पर किताब की एक और लाइन उसे सताने लगी, द मोमेंट यू थिंक यू हैव पावर यू स्टार्ट लूजिंग इट। रिया अब हर जगह मौजूद थी, प्रेजेंटेशंस में, मीटिंग्स में और यहां तक कि क्लाइंट्स के साथ प्राइवेट डिस्कशंस में भी। आरव ने महसूस किया कि जैसे उसके ही बनाए चेस बोर्ड पर अब कोई और खेल खेलने लगा है। उस रात जब ऑफिस खाली था, आरव अकेला अपनी केबिन में बैठा था। खिड़की से बाहर देख रहा था, नीचे शहर की लाइट्स झिलमिला रही थीं। उसने सोचा, पावर एक इल्यूजन है, जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वो फिसल जाती है। लेकिन उसकी सोच अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने तय किया, अगर रिया पावर का खेल खेल रही है तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। अब उसे फिर से किताब के हर रूल को पढ़ना होगा, लेकिन इस बार डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव तरीके से। और इसी के साथ शुरू हुई नई चाल, एक ऐसी लड़ाई जिसमें कोई खून नहीं बहेगा, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक तीर छिपा होगा। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, गेम ऑन। रात लंबी थी, पर आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में हर चाल घूम रही थी जो रिया ने पिछले कुछ हफ्तों में चली थी। वो जानता था कि अगर उसने वक्त रहते जवाब न दिया तो वही कहानी दोहराई जाएगी जो उसने कृष्ण के साथ की थी। बस इस बार वो खुद शिकार बनेगा। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर हवा में एक हल्का सा बदलाव था। लोग अब रिया के इर्द गिर्द ज्यादा दिखते थे, उसकी बातों पर हंसते थे, उसे फॉलो करते थे। आरव ने देखा पर कुछ कहा नहीं। वह मुस्कुराकर बोला, गुड, लेट हर फील पावरफुल। किताब की एक लाइन उसके दिमाग में गूंज रही थी, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अगर अटेंशन उसका हथियार है तो वो खुद इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करेगा। आरव ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स एक्टिवेट किए। उसने कुछ पुराने क्लाइंट्स से मिलना शुरू किया, उन्हें सटली समझाया कि रिया अभी इनएक्सपीरियंस्ड है और उसके डिसीजंस रिस्की हो सकते हैं। उसने कोई सीधी बात नहीं की, बस डाउट बो दिए, क्योंकि उसे मालूम था कि डाउट पॉइजन की तरह होता है, धीरे धीरे असर करता है। दूसरी तरफ रिया ने भी अपनी चालें तेज कर दी। वो आरव के पुराने प्रोजेक्ट्स का डेटा एनालाइज करती और हर मीटिंग में कामली इंप्रूवमेंट पॉइंट्स बताती। वो कभी डायरेक्टली अटैक नहीं करती थी, बस सजेस्ट करती कि सर ने ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनाई थी, बस मार्केट अब थोड़ा चेंज हो गया है, हमें अपडेट रहना चाहिए। हर बार जब वो बोलती सबको लगता वो रिस्पेक्ट दिखा रही है, पर आरव समझ गया था यह सम्मान नहीं, एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक थी। कुछ दिनों बाद कंपनी के हेड ऑफिस से एक सर्कुलर आया, न्यू डायरेक्टर फॉर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ विल बी अपॉइंटेड नेक्स्ट मंथ। पूरा ऑफिस विस्पर से भर गया। सब सोचने लगे कि अब कौन बनेगा डायरेक्टर, आरव या रिया।
आरव जानता था कि यह आखिरी राउंड है। उसे वही करना था जो किताब सिखाती है, प्लान ऑल द वे टू द एंड। उसने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स की पूरी रिपोर्ट कंपाइल की, हर एक डिटेल, हर सक्सेस स्टोरी, हर डेटा पॉइंट। पर असली गेम तो उस रिपोर्ट के पीछे छिपा था। उसने सटली अपने कुछ पुराने डील्स को फिर से एक्टिवेट किया ताकि अगले कुछ हफ्तों में उसके नाम पर नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो। वहीं दूसरी तरफ उसने एचआर डिपार्टमेंट को एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेजी। मिस रिया नंदन माइट बी हैंडलिंग मल्टीपल क्लाइंट कम्युनिकेशंस डायरेक्टली विदाउट हायरार्किकल अप्रूवल। उसने कोई आरोप नहीं लगाया, बस माइट लिखा। इतना काफी था कि जांच शुरू हो जाए। रिया को इसकी भनक तब लगी जब एचआर ने उसे इनफॉर्मल क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। उसने शांत स्वर में कहा, आई थिंक समवन इज ट्राइंग टू टेस्ट माई पेशेंस। लेकिन अंदर से वो समझ गई थी यह कोई मामूली बात नहीं। उस शाम उसने खुद आरव को कॉफी के लिए बुलाया। सर, कैन वी टॉक? आरव ने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स रिया। दोनों कॉफी शॉप में बैठे। कुछ पल खामोशी रही। फिर रिया बोली, आपको लगता है मैं आपको रिप्लेस करना चाहती हूं? आरव ने हल्के स्वर में कहा, रिप्लेस नहीं, कंपीट मे बी। रिया हंसी, आपको इतनी पसंद है कि अब कंपटीशन भी बिट्रेयल लगता है। आरव झुका, पावर पसंद नहीं, वो कंट्रोल पसंद है। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। रिया ने गौर से देखा, फिर बोली, कंट्रोल के इस खेल में अगर पीसेस बदल जाएं तो? आरव बोला, तो मास्टर वही रहेगा जो चेसबोर्ड बनाता है। रिया मुस्कुराकर उठी, तो फिर देखते हैं किसका चेसबोर्ड बड़ा है। उस दिन के बाद दोनों के बीच ठंडी जंग शुरू हो गई। रिया अब हर मीटिंग में फैक्चुअल परफेक्शन दिखाती, हर प्रेजेंटेशन फ्लॉलेस होती। दूसरी तरफ आरव चार्म और डिप्लोमेसी का मास्टर था। वह हर हाई लेवल मीट में ऐसा बोलता कि लोग बस सुनते रह जाते। कंपनी के अंदर दो कैंप बन गए, एक टीम आरव, दूसरा टीम रिया। लेकिन असली लड़ाई किसी को दिख नहीं रही थी, क्योंकि दोनों अब साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहे थे। आरव ने किताब की एक और लाइन याद की, क्रश योर एनिमी टोटली। उसने ठान लिया था कि रिया को सिर्फ हराना नहीं, उसे खेल से बाहर करना है। उसने एक पीआर एजेंसी को हायर किया और साइरल लीक्स शुरू किए। अ यंग इंटर्न इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द कंपनी हायरार्की। खबर छोटी थी पर सोशल मीडिया में फैल गई। रिया समझ गई कि यह सीधा वॉर है, लेकिन उसने पैनिक नहीं किया। उसने क्वाइटली अपने कॉन्टैक्ट से बात की और हेड ऑफिस में एक कॉन्फिडेंशियल मेल भेजा, जिसमें उसने कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ डेटा अटैच की जो उसके आने के बाद बेहतर हुए थे। बोर्ड इंप्रेस्ड हुआ और अगले हफ्ते अनाउंसमेंट आई, मिस रिया नंदन विल रिप्रेजेंट द कंपनी इन द ग्लोबल बिजनेस समिट सिंगापुर। पूरा ऑफिस स्टंट था। आरव ने शांत चेहरा बनाए रखा, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। वो वही मोमेंट था जहां पावर उसके हाथ से फिसलने लगी थी। उस रात वो देर तक ऑफिस में बैठा रहा। वही किताब उसके सामने खुली थी। उसने पढ़ा, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। वो सोचने लगा, शायद रिया ने यही रूल फॉलो किया था। उसने कभी खुद को परफेक्ट नहीं दिखाया, बस दूसरों को बेटर दिखाया, और लोग उसे ऑथेंटिक मानने लगे। वो उठा, खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी में उसे अपनी ही परछाई दिखी, थकी हुई लेकिन अभी भी जिंदा। उसने खुद से कहा, गेम खत्म नहीं हुआ है। 2 हफ्तों बाद रिया सिंगापुर से लौटी। उसके पास नए डील्स, नए कॉन्टैक्ट्स और एक अलग कॉन्फिडेंस था। सब उसे हीरो की तरह देख रहे थे। आरव ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कांग्रेट्स रिया, यू डिड ग्रेट। रिया बोली, थैंक यू सर, आपके लेसन्स हमेशा काम आते हैं। उसके शब्दों में हल्की चुभन थी। आरव ने बस इतना कहा, हर लेसन की एक प्राइस होती है। फिर उसने एक चाल चली जो अब तक की सबसे शांत लेकिन खतरनाक थी। उसने रिया को एक कॉन्फिडेंशियल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट सौंपा, जो दिखने में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन असल में एक रिस्क जोन, कई अननोन स्टेक होल्डर्स, टाइट डेडलाइंस और हैवी इन्वेस्टमेंट। उसने कहा, यू डिजर्व इट, यूव प्रूव्ड योरसेल्फ। रिया समझ गई कि यह ट्रैप है, और उसने इनकार नहीं किया। उसने सोचा, पावर तब तक नहीं मिलती जब तक डर तोड़ा न जाए। महीने बीते। प्रोजेक्ट कठिन था, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने हर क्राइसिस को संभाला, हर प्रेशर को अपॉर्चुनिटी बनाया। जब रिपोर्ट्स आई तो सबको शॉक हुआ। रिया ने इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को सक्सेस में बदल दिया था। अब सब जानते थे कि कंपनी की फ्यूचर फेस कौन है। हेड ऑफिस ने उसे ग्लोबल स्ट्रैटेजी लीड बना दिया। आरव ने उस दिन अपने केबिन में खुद को देखा। मेज पर वही किताब रखी थी,
द 48 लॉज ऑफ पावर। उसने पन्ना पलटा और आखिरी लाइन पढ़ी, द अल्टीमेट पावर इज मैस्टरी ऑफ योरसेल्फ। वो कुछ देर तक उस वाक्य को घूरता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। शायद अब समझ आया कि असली पावर दूसरों को मैनिपुलेट करने में नहीं, खुद को ट्रांसफॉर्म करने में है। अगले दिन उसने रेजिग्नेशन लेटर दिया। सब हैरान थे। रिया उसके पास आई, सर आपने क्यों छोड़ा? आरव बोला, क्योंकि अब मैं वो खेल छोड़ रहा हूं जो मुझे जीतने नहीं, खत्म करने लगा था। रिया कुछ बोल न सकी। कुछ महीनों बाद आरव ने अपना खुद का कंसल्टेंसी फर्म खोला, द हाउस ऑफ स्ट्रैटेजी। वो अब दूसरों को पावर गेम सिखाता था, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव से। यूज स्ट्रैटेजी टू राइज, नॉट टू डिस्ट्रॉय। वक्त गुजरता गया। एक दिन रिया उससे मिलने आई। उसने कहा, सर आप सही थे, पावर रखने से ज्यादा मुश्किल है खुद को उससे अलग रखना। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पावर वही है जो तुम्हें खुद पर कंट्रोल सिखाए। दोनों खामोश बैठे रहे। बाहर बारिश हो रही थी, और बल्कि अपने अंदर के डर और लालच को हराने में होती है। आरव ने धीरे से किताब बंद की और उसके चेहरे पर एक शांति थी। वो शांति जो सिर्फ तब आती है जब कोई पावर को समझकर उसके ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, अगर आरव जैसा एक आम इंसान अपनी जिंदगी को दोबारा गढ़ सकता है, तो हम क्यों नहीं? वो भी कभी डरा, टूटा, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। यही है असली पावर, खुद पर काबू रखना, अपनी सोच को बदलना। जब हम अपनी सोच और फोकस को संभाल लेते हैं, तो किस्मत भी झुक जाती है। जिंदगी को फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। बस एक फैसला चाहिए कि अब पीछे नहीं देखना है। अगर आरव ने अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिखा, तो हम भी कर सकते हैं। बस आज से शुरुआत करो, अपने अंदर की ताकत पहचानो और आगे बढ़ो। अगर इस कहानी ने तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत दी हो, तो एक लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो,